गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5। ये क्या है? साझेदारी फर्म का विघटन। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर की क्लास नंबर आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट क्लास क्या आपकी? फर्स्ट क्लास है। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, साझेदारी का अंतिम चैप्टर है। मतलब हमने साझेदारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे बनी, कैसे बनती है, उसके बाद पुनर्गठन, फिर नए साझेदार का प्रवेश, फिर साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु और साझेदारी फर्म का विघटन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साझेदारी फर्म का विघटन क्या कहलाता है। पहले उसके बारे में देख लें, फिर आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साझेदारी फर्मों का विघटन या साझेदारी फर्म का विघटन। तो विघटन जो है वो 2 प्रकार का होता है। विघटन कैसा है? 2 प्रकार का होता है। पहला तो हम बोलेंगे साझेदारी का विघटन। किसका विघटन? साझेदारी का विघटन। दूसरा है साझेदारी फर्म का विघटन। तो दोनों में अंतर है। साझेदारी का विघटन अलग होता है, साझेदारी फर्म का विघटन अलग होता है। विघटन मतलब होता है समापन। ठीक, विघटन मतलब क्या होता है? समापन होता है। तो इससे मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अब साझेदारी फर्म का क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। वैसे ही साझेदारी का भी समापन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी? जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन साझेदारी का विघटन कहलाता है। इन्होंने बोला जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है तो वो साझेदारी का विघटन कहलाता है। चाहे लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाए तब भी साझेदारों के आपसी संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। इन्होंने बोला जब साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी का विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? साझेदारी का विघटन कहलाता है। साझेदारी के विघटन से फर्म का व्यापार उसी नाम से चालू रहता है। इन्होंने बोला है कि जब साझेदारी का विघटन होता है तो साझेदारी फर्म का व्यापार जो है उसी नाम से जैसे पहले चल रहा था वो चलता रहता है, कंटिन्यू। जैसे साझेदार का प्रवेश, जब साझेदारी फर्म में कोई साझेदार प्रवेश करता है तो पुरानी साझेदारी जो है वो विघटित हो जाती है और नए साझेदार के आने से नई साझेदारी बन जाती है। वो क्या कहलाता है? साझेदारी का विघटन। ऐसे ही अवकाश ग्रहण, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो साझेदारों के मध्य साझेदारी क्या होती है? विघटित हो जाती है और बची हुई साझेदार अपनी फिर से नई साझेदारी बनाकर काम करते हैं, मतलब नया अनुपात निकाल लेते हैं। या साझेदार का मृत्यु होना, अवकाश ग्रहण या फिर मृत्यु, ये सभी साझेदारी के विघटन के ही प्रारूप हैं या रूप बोल सकते हैं। ये साझेदारी के विघटन के रूप है। एक तो साझेदार का अवकाश ग्रहण, नए साझेदार का प्रवेश करना या किसी साझेदार की मृत्यु होना। अब हम बात करते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। अभी हमने क्या देखा? साझेदारी का विघटन। अब क्या देखेंगे? साझेदारी फर्म। तो साझेदारी, यहां पर हम ए, बी और सी या फिर एक्स, वाई, जेड 3 साझेदार ले लेते हैं। तो जब क्या होता है, इन साझेदारों में से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो कहलाता है साझेदारी का विघटन। लेकिन जब सभी साझेदारों के आपसी संबंध विच्छेद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। ऐसे विघटन में साझेदारी व्यापार बंद हो जाता है और साझेदारी फर्म की सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? साझेदारी फर्म का विघटन। हम इसको पढ़ेंगे जब समस्त साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाए। ने बोला जब समस्त साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाए और फर्म का व्यापार बंद हो जाए तो इसे हम साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। जब समस्त साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाए और फर्म का व्यापार बंद हो जाता है तो इसको हम साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं।
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार यदि हम देखें तो समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी की संपत्तियों को साझेदारी फर्म का विघटन, इन्होंने बोला है समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारों की संपत्ति नहीं समाप्ति, साझेदारी की समाप्ति, ने बोला है समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी की समाप्ति को हम साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। जब सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी की क्या होती है, समाप्ति, मतलब अब ए एक्स वाई जेड ये बोलने लगे कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हम साझेदार नहीं, आज से खत्म, है ना, हमारी साझेदारी आज से क्या हो जाए, खत्म हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। जब सभी साझेदारों की आपसी साझेदारी समाप्त हो जाती तो वो साझेदारी फर्म का विघटन कहलाती। आगे देखेंगे इसमें क्या है, साझेदारी के समापन एवं फर्म के समापन में अंतर। साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में क्या अंतर है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम अंतर बताते हैं तो हमें क्या करना होता है, अंतर के आधार देखना, अंतर के आधार पे ही हम किसी चीज में अंतर बता सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके, प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या है, अंतर का आधार साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, संबंध, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, संबंध, संबंध, संबंध में हम किस में बात करेंगे, साझेदारी के समापन में। तो सभी साझेदारों के संबंध समाप्त नहीं होते, उन्होंने बोला साझेदारी के समापन में सभी साझेदारों के संबंध समाप्त नहीं होते। इसके हमने आपको रूप बताए थे कि साझेदारी व्यापार में 3 साझेदार हैं, एक्स वाई जेड, 3 साझेदार हैं। साझेदारी व्यापार में कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। तो जब मान लेते हैं वाई व्यापार से अवकाश ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण, तो जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो जाने वाले साझेदार के तो संबंध टूट जाते हैं शेष साझेदारों से, लेकिन बचे हुए साझेदार जो कि एक्स से और जेड, इनके आपसी संबंध बने रहते हैं, इनके संबंध आपसी क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो वही एक कहा गया है कि साझेदारी के समापन में सभी साझेदारों के संबंध समाप्त नहीं होते हैं, सिर्फ जाने वाले साझेदार के संबंध क्या होते हैं, समाप्त, या फिर जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब भी साझेदारी का समापन होता है। तो सभी के संबंध क्या होते हैं, टूटते नहीं है। लेकिन साझेदारी फर्म के समापन में सभी साझेदारों के आपसी संबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर कोई किसी का साझेदार नहीं होता, कोई किसी की साझेदारी में शामिल भी नहीं रहता है। मैंने बोला साझेदारी फर्म के समापन में क्या होता है, सभी साझेदारों के आपसी संबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक, समाप्त हो जाते हैं। अगला, व्यापार की समाप्ति। साझेदारी की समाप्ति पर साझेदार का या साझेदारी फर्म का व्यापार समाप्त नहीं होता है, व्यापार क्या होता है, समाप्त नहीं होता, चलता रहता, कंटिन्यू चलता रहता। लेकिन साझेदारी फर्म के समापन पर साझेदारी व्यापार पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना। साझेदारी फर्म के समापन में क्या होगा, साझेदारी व्यापार पूरी तरीके से समाप्त होता है, व्यापार बंद ही हो जाता है। विघटन, ठीक, तो इससे फर्म का विघटन नहीं होता, साझेदारी के समापन में फर्म का विघटन नहीं होता। फर्म जो है साझेदारी फर्म, ये क्या कहलाती है, फर्म, और ये क्या कहलाते हैं, साझेदार या साझेदार। तो साझेदारी के समापन में साझेदार ने बोला है इससे फर्म का विघटन नहीं होता, कोई साझेदार की मृत्यु हो गई, कोई चला गया व्यापार से, तो फर्म बंद नहीं होती, फर्म तो कंटिन्यू चलती रहती, फर्म का विघटन नहीं होता। लेकिन साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन हो जाता है। भाई यदि हम यहां पर बात करें कि यदि हम ऊपर का आवरण ही अलग कर दें,
यदि हम ए वाला पॉइंट ही अलग कर दें, ये वाला अलग कर दिए तो देखो अब क्या हो गया, खाली हो गया ना, साझेदार अकेले बचे। बाहर जिस चक्र में वो घिरे हुए थे, ये अपन ने बनाया हुआ था, इस सर्किल जो अपन ने बनाया था, ये थी साझेदारी फर्म। ये क्या थी? साझेदारी फर्म। जब फर्म समाप्त हुई तो वो सर्किल ही अलग हो गया, मतलब साझेदार आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो गए, उनकी साझेदारी समाप्त हो गई। तो फर्म के समापन पर साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है, लेकिन साझेदारी के समापन पर फर्म समाप्त नहीं होती। अगला पॉइंट, हिसाब किताब। तो साझेदारी के समापन पर फर्म से अलग होने वाले साझेदार का हिसाब लौटाने के लिए किया जाता है। इन्होंने बोला जब कोई साझेदारी का समापन होता है तो फर्म से अलग होने वाले साझेदार को पैसा लौटाने के लिए हिसाब किया जाता है। लेकिन यहाँ पर साझेदारी फर्म के विघटन में क्या है, फर्म के विघटन पर हिसाब किताब अंतिम बार तैयार किया जाता है। मैंने बोला है फर्म के समापन पर हिसाब किताब कैसे होते हैं, अंतिम बार तैयार किए जाते हैं, मतलब इसके बाद फिर कोई भी हिसाब किताब तैयार नहीं होता। कारण तो किसी साझेदार के पागल होना, मृत्यु होना, दिवालिया होना, ऐसी स्थिति में साझेदारी का समापन हो जाता है। मैंने बोला है किसी साझेदार का पागल होना, किसी की मृत्यु होना, दिवालिया होने पर साझेदारी का समापन हो जाता है। साझेदारी फर्म का समापन कैसे होता है, तो अवधि समाप्त होने पर साझेदारी फर्म का समापन होगा। व्यापार अवैध होने पर साझेदारी फर्म का समापन होगा। साझेदारों की इच्छा होने पर साझेदारी फर्म का समापन होगा। जब साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी होती है एड बिल पर, तो इच्छा पर साझेदार अपनी इच्छा अनुसार फर्म का समापन कर सकते। अब आगे दिया हुआ है फर्म के विघटन पर या फर्म के विघटन का या विधियां, यहां लेकर क्या लिखा है, साझेदारी फर्म के विघटन की विधियां। फर्म का विघटन कितनी विधियों से किया जा सकता है ना, फर्म के विघटन की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं। तो नंबर 1 देखेंगे क्या लिखा है, समझौते द्वारा समापन। क्या लिखा हुआ है, समझौते द्वारा समापन। ये थ्योरी के क्वेश्चन है और 100% आपको तिमाही, छमाही या वार्षिक पेपर में मिलेंगे ही इनके क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है साझेदारी का, जिसकी थ्योरी आती है। लास्ट चैप्टर साझेदारी फर्म के विघटन, इसकी भी थ्योरी आपको आती है। ठीक, इन 2 चैप्टर की थ्योरी करना तो आपको पूरे 5 चैप्टर की है, लेकिन इन 2 चैप्टरों की थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर देखेंगे साझेदारी समझौते द्वारा समापन। तो जिस प्रकार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, समझौते से होता है, वैसे ही साझेदारी फर्म का समापन भी कैसे होता है, समझौते द्वारा होता है। तो बोला है जिस प्रकार साझेदारी का जन्म ठहराव या अनुबंध से होता है, उसी प्रकार सभी साझेदारों के समझौते द्वारा फर्म का समापन कर सकते हैं। सभी साझेदार एग्री हो जाए, तैयार हो जाए कि अब हमें फर्म बंद कर देना चाहिए, तो साझेदारी फर्म का क्या क्या हो जाता है, समापन। अगला अनिवार्य समापन। तो निम्न दशा में मैंने बोला निम्न दशा में साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। कब कब अनिवार्य समापन कर दिया जाएगा, तो वो देखेंगे सभी या एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। जब साझेदारी फर्म में मान लेते हैं यहां पर 5 साझेदार थे, ए बी सी एक्स वाई, कितने साझेदार थे, 5। तो साझेदारी फर्म में एक को छोड़कर या सभी साझेदार, एक को छोड़कर या सभी साझेदार कैसे हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो साझेदारी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन कर दिया जाता है। तो यहां मान लेते हैं कि जो वाई है उसे छोड़कर
बाकी के ए बी सी और एक्स चारों साझेदार क्या हो गए, दिवालिया। तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार अवैधानिक घोषित हो जाने पर, ठीक, कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे साझेदारी फर्म का व्यापार क्या हो जाए, अवैधानिक घोषित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म का समापन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। ने बोला है फर्म का समापन क्या होगा, अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। अगला है, किसी घटना के घटित होने पर साझेदारी अवैध घोषित, अवैध घोषित हो जाए, अवैधानिक घटित हो जाए। तो यहां पर ऐसा है, किसी घटना के घटित होने पर साझेदारी अवैधानिक घोषित हो जाए। जैसे ये इंडिया है और ये क्या है, पीओके, पाकिस्तान। ठीक, इंडिया है और पाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं कि एक बिजनेस चल रहा था, एक बिजनेस चल रहा था। किस चीज का बिजनेस था, शुगर का, शक्कर है ना, शक्कर या प्याज, किसी का बिजनेस चल रहा था। लेकिन किसी कारणवश भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ जो व्यापार पहले से चल रहे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यापार कर रहे थे। हम ऐसा क्या मान लेते हैं कि यहां पर ए था और यहां पर बी था, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, साझेदारी व्यापार में शक्कर का व्यापार कर रहे थे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान जो है वो हमारा भारत का शत्रु देश कहलाना। तो नियम है, कानून है कि किसी शत्रु देश के साथ व्यापार, जो किया गया व्यापार अवैधानिक होता है। पहले नहीं था, क्योंकि हमारे बीच में पहले युद्ध नहीं छिड़ा, लेकिन किसी घटना के घटित होने पर दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो जो पहले से व्यापार चल रहा था पहले वैध था, लेकिन युद्ध छिड़ने पर, युद्ध की घोषणा होने पर वो व्यापार अवैधानिक हो जाएगा, साझेदारी भी क्या हो जाएगी आपकी, अवैधानिक हो जाएगी। ठीक, ऐसे व्यापार को हम कैसे अनिवार्य रूप से समाप्त कर देंगे। अगला पॉइंट, संयोग द्वारा समापन। अगला क्या है, संयोग द्वारा समापन। तो निम्न दशा में संयोग द्वारा समापन माना जाएगा। ने बोला कुछ दशाएं दी गई है, इन कंडीशन में साझेदारी फर्म का समापन संयोग द्वारा समापन माना जाएगा यदि संलेख में कोई विपरीत व्यवस्था नहीं दी गई। यदि साझेदारी संलेख में कोई इनसे संबंधित विपरीत व्यवस्था नहीं दी गई है तो यह संयोग द्वारा समापन माना जाता है। कौन कौन सी दशाएं हैं वो हम दशाएं पढ़ेंगे। नंबर 1, निश्चित अवधि समाप्त होने पर, मतलब जब साझेदारी व्यापार बनाया तो ए और बी ने 5 वर्ष के लिए साझेदारी व्यापार बनाया। कितने वर्ष के लिए बनाया, 5 वर्ष। तो जैसे ही 5 वर्ष की समाप्ति होती है तो साझेदारी फर्म जो है ऑटोमेटिकली विघटित हो जाएगी। साझेदारी फर्म का संयोग द्वारा समापन माना जाएगा। ठीक है, अवधि समाप्त होने पर। दूसरा पॉइंट, जब साझेदारी की स्थापना किसी विशेष कार्य के लिए की गई हो। मैंने बोला जब साझेदारी की स्थापना किसी विशेष कार्य के लिए की गई हो और कार्य के समाप्त होने पर किसी साझेदार की मृत्यु। तो यहां पर बोला है जब साझेदारी की स्थापना किसी विशेष कार्य के लिए की गई हो तो कार्य के समाप्त होने पर साझेदारी फर्म का संयोग द्वारा समापन माना जाएगा। मतलब जैसे ही कार्य खत्म होगा वो क्या माना जाएगा, साझेदारी फर्म की समाप्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई
किसी व्यापार किसके लिए काम करने के लिए उन्होंने किया है साझेदारी, एक्स और वाई ने एक ब्रिज बनाने की, एक्स और वाई ने साझेदारी जो की है वो किस लिए की है, ब्रिज बनाने के लिए ना, एक ओवर ब्रिज बनाना था। दोनों ने मिलके कहा कि अपन मिलके बनाएंगे इस ब्रिज को, तो ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने साझेदारी की। और जैसे ही उनका ब्रिज बनकर तैयार होता है तो काम कंप्लीट होते ही उनकी साझेदारी भी आपसी कैसे हो जाएगी, संयोग द्वारा समाप्त मानी जाएगी। यदि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है संलेख में तो इनकी साझेदारी क्या मानी जाएगी, समाप्त। अगला पॉइंट दिया है तीसरा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, यदि साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा है तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर भी साझेदारी फर्म का समापन संयोग द्वारा समापन माना जाएगा। चौथा, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, तो जब किसी व्यक्ति की संपत्तियों से अधिक दायित्व हो जाते हैं तो वह दिवालिया हो जाता है ना, मतलब आवेदन दे सकता है दिवालिया होने के लिए। तो ने बोला है जब कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाता है, उस साझेदारी संलेख में कोई विपरीत व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी फर्म का समापन माना जाता है, संयोग द्वारा, है ना, संयोग द्वारा फर्म का समापन माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, सूचना द्वारा समापन। थोड़ा सा ऊपर चला गया है लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, सूचना द्वारा समापन। अब सूचना द्वारा समापन कैसे होगा, तो जब साझेदारी ऐच्छिक होती है, कौन सी साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी हो, तो इस दशा में, ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर फर्म का समापन कर सकता है। जब साझेदारी फर्म कैसी हो, ऐच्छिक, मतलब उनने साझेदारी बनाई, ये नहीं बताया कि कब तक के लिए बनाई है, कब तक व्यापार करेंगे, किस कार्य के लिए, उन्हें तो साझेदारी बना ली, पता ही नहीं है कब तक के लिए बनाई। तो जब साझेदारी ऐच्छिक हो तो ऐसी कंडीशन में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म का समापन कर सकता है। फर्म के समापन की दिनांक साझेदार ने सूचना में लिखी होगी, कहाँ लिखी होगी, सूचना। फर्म के समापन की जो दिनांक है कि फर्म का समापन कब हो रहा है, तो जिस साझेदार ने सूचना दी है उस सूचना में लिखित होगी कि कब फर्म का समापन करना है। लेकिन और ना लिखी हो तो जिस दिन फर्म को सूचना प्राप्त होगी वही है, वही समापन की दिनांक मानी जाएगी। जिस तारीख को सभी साझेदार को फर्म की सूचना मिलेगी वही डेट क्या मानी जाती है, फर्म के समापन की तारीख या दिनांक मानी जाती है। तो क्या कहलाता, सूचना द्वारा फर्म का समापन। अब अगला दिया है न्यायालय द्वारा समापन। कब न्यायालय मतलब कोर्ट जो है फर्म का समापन कर देगी आपकी। अब कोर्ट को जब उचित लगेगा तब, तो कौन कौन से कंडीशन दी गई है या दशाएं दी गई हैं जिसमें कोर्ट क्या करती है, किसी साझेदारी फर्म का समापन कर देती है। तो देखेंगे यहां पर कौन कौन सा है। पहला, किसी साझेदार के आवेदन पर न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। ठीक है, जब कोई साझेदार न्यायालय में आवेदन देता है तो इन निम्न कंडीशन में कोई न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1, साझेदार का पागल होना। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है तो उसका कोई हितैषी या अन्य साझेदार न्यायालय को सूचना देता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। इन्हें क्या कहा है कि जब कोई साझेदार क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसका हितैषी जो है वो न्यायालय को इसकी सूचना देता है। तो ऐसी सूचना पर न्यायालय उस साझेदारी फर्म का समापन कर देती। क्यों, क्योंकि वो पागल हो गया तो उसकी संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस वजह से
फर्म उसके समापन, न्यायालय उसकी फर्म के समापन का घोषणा कर देगी और उसका जो दायित्व उनके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा, दायित्व और संपत्ति जो भी। ठीक। दूसरा, साझेदार का दुराचारी होना। ठीक, तो क्या लिखा है, वाद प्रस्तुत करने वाले साझेदार के अलावा अन्य साझेदार दुराचरण का दोषी है। इन्हें बोला जो न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रहा है या आवेदन कर रहा है, उस साझेदार के अलावा अन्य साझेदार दुराचरण के दोषी हो, जिसका असर व्यापार संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकते हैं। अब ऐसा इन्होंने क्या कहा है कि मान लेते हैं ए बी सी 3 साझेदार हैं, तो सी ने न्यायालय में क्या दिया, आदेश। सी ने न्यायालय में आदेश नहीं, मतलब आवेदन दिया, वाद प्रस्तुत किया कि हमारे जो ए और बी जो हैं, ए और बी हैं, ये दुराचरण के दोषी हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, दारू पीते हैं, दुकान पर ग्राहक जो आते हैं उनसे क्या करते हैं, अब सब बोलते हैं, व्यवहार गलत करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के व्यवहार से व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जो सी द्वारा आवेदन न्यायालय में किया गया है, वाद प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर न्यायालय इसका समापन कर देगी और कैसा, न्यायालय द्वारा समापन ही माना जाएगा। तीसरा, हित हस्तांतरण। तीसरा क्या है, हित हस्तांतरण। तो जब वाद प्रस्तुत करने वाले साझेदार के अलावा कोई अन्य साझेदार अपने हित का हस्तांतरण, अपना हित या अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करता है, तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकते हैं। अब इसके लिए भी कंडीशन क्या है, ऐसे जैसे पर यहां पर मान लो कि आपका साझेदारी व्यापार, इस साझेदारी व्यापार में अपन मान लेते कैसी 3 कुर्सियां रखी हुई, ऐसी 3 कुर्सी रखी। अब क्या हुआ है, 3 कुर्सियों पर 3 साझेदारों को बैठने का अधिकार है, ए बी और सी। लेकिन बी का ए और सी से कुछ विवाद हुआ, तो बी ने क्या किया, एक व्यक्ति जो कि ए और सी का दुश्मन था, जो किसका दुश्मन था, ए और सी का दुश्मन, जो एक व्यक्ति है, जेड हम इसको नाम दे देते हैं, वो ए और सी का क्या है, दुश्मन। यहां पर जेड है, वो क्या है, ए और सी का दुश्मन। जेड जो है ए और सी का दुश्मन है, तो विवाद बी का किससे हुआ, ए और सी से। तो बी ने क्या किया, जेड से कहा कि एक काम करो, आज हम व्यापार में नहीं जा रहे, आप जाके हमारी कुर्सी पर बैठ जाओ, हमारी जगह पर आप व्यापार करने की, हमारी जगह पे आप बैठ सकते। तो बी ने अपने हित का हस्तांतरण कर दिया, है ना, किसको दे दिया, जेड को, कि आप हमारी जगह पे व्यापार संभालो। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण करता है, तो न्यायालय क्या करता है, फर्म का समापन का आदेश दे सकती। ठीक, अगला पॉइंट, चौथा, व्यापार में स्थायी हानि। तो यदि फर्म पिछले कई वर्षों से हानि पर चल रही है, मैंने बोला यदि फर्म जो है पिछले कई वर्षों से कैसी चल रही हो, हानि पे चल रही हो, और भविष्य में लाभ होने की संभावना नहीं है। मैंने बोला पिछले कई वर्षों से हानि पे चल रही और भविष्य में आने वाले समय में भी फर्म को लाभ होने की कोई संभावना नहीं है, तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। न्यायालय क्या कर सकती है, फर्म के समापन का आदेश दे सकती, क्योंकि व्यापार जो है वो लाभ के लिए किया जाता है, हानि के लिए नहीं। भाई शुरुआत में हानि हो सकती,
लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले कई वर्षों से हानि पे चल रहा है व्यापार और आगे भी भविष्य में लाभ होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय क्या कहती है, भाई व्यापार मत करो, हम नहीं देख सकते आपका नुकसान, आप तो क्या करो, व्यापार को बंद कर दो। तो न्यायालय उस फर्म को बंद करने का या समापन करने का आदेश दे सकती, ठीक, क्योंकि उनका कहना ही है व्यापार लाभ के लिए किया जाता है, एक बार हानि हो सकती, दो बार हानि हो सकती, तीन बार, लेकिन लगातार कई वर्षों से हानि हो रही है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी हानि, तो फिर व्यापार बंद कर देना ही उचित होता है। अगला पॉइंट, पांचवा, न्यायोचित आधार। न्यायोचित आधार मतलब ने बोला यदि न्यायालय की दृष्टि से फर्म को बंद कर देना उचित और न्यायपूर्ण है, जनहित है, तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। अब न्यायोचित आधार बड़ा अजीब है, इसमें न्यायालय का आधार, उचित आधार, न्यायोचित आधार देखा जाता है। मतलब न्यायालय यदि चाहे तो आपके कपड़े के व्यापार को भी बंद कर सकती है। यदि न्यायालय को लगता है कि आपका व्यापार बंद कर देना जनहित में है, समाज सेवा में जनहित में है, न्यायोचित है, तो व्यापार आपका बंद किया जा सकता है। सिर्फ न्यायालय को लगना चाहिए। न्यायालय को यह भी लगता है कि आपका शक्कर का व्यापार है वो बंद कर देना चाहिए, जनहित में है, न्यायोचित है, तो न्यायालय आपकी शक्कर का भी व्यापार बंद कर दे, मतलब बंद करने का आदेश दे सकती है। न्यायालय को उचित लगना चाहिए, आपको आपके उचित से अनुचित से कोई मतलब नहीं। किसके उचित और अनुचित से मतलब है, न्यायालय को। यदि न्यायालय को लगता है कि आपका व्यापार बंद कर देना जनहित में है, तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। ठीक, तो ये क्या था आपका, न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। अब विघटन का प्रभाव, ठीक, तो क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पर, विघटन का प्रभाव क्या होता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार क्या देख रहे हैं अपन, विघटन का प्रभाव। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार सर्वप्रथम हानि की राशि का भुगतान पूंजी की कमी सहित लाभ में से किया जाएगा। इन्होंने बोला सबसे पहले क्या करेंगे, हानि की राशि का भुगतान पूंजी की कमी सहित किस में से करेंगे, हम लाभ में से करेंगे। इसके बाद पूंजी में से और अंत में आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों के या साझेदारों से लाभ हानि अनुपात से वसूल करके भुगतान किया जाएगा। इन्हें बोला है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला काम क्या होगा, हानि की राशि का भुगतान पूंजी की कमी सहित हम किस में से करेंगे, लाभ में से, है ना। सबसे पहले किस में से होगा, लाभ में से। किस चीज का, हानि और पूंजी की कमी। हानि की राशि का भुगतान और पूंजी की कमी सहित हम सबसे पहले लाभ में से भुगतान करते, ठीक, विघटन पर। दूसरा क्या दिया था, इसके बाद पूंजी में से और, मतलब इसके बाद भी यदि हानि की पूर्ति नहीं होती है तो पूंजी में से पूर्ति करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो लाभ हानि में हम साझेदारों से पैसा मंगा लेंगे कि भैया पैसा लेके आओ, कम पड़ रहा। तो किस अनुपात में मंगाएंगे, लाभ हानि में हम उनसे पैसा मंगा लेंगे, ठीक। भुगतान हेतु संपत्तियों का प्रयोग निम्न क्रम में किया जाएगा। इन्हें बोला है जब हम भुगतान करते हैं दायित्वों का तो संपत्तियों का प्रयोग निम्न क्रम में किया जाता है। भुगतान हेतु संपत्तियों का प्रयोग निम्न क्रम में होगा। कौन कौन सा, सबसे पहला फर्म के बाहरी दायित्वों को भुगतान किया जाएगा। फर्म के बाहरी दायित्व कौन से कहलाते हैं, साझेदारों के दायित्व छोड़कर। जैसे हमने बैंक से ऋण लिया, किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया, ठीक, तो बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। लेनदार भी आपके बाहरी दायित्व ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ने बोला है कि जो बाहरी दायित्व हैं उनके भुगतान के लिए हम संपत्तियों का प्रयोग करेंगे। दूसरा, उसके बाद यदि आपके पास पैसा बचा है तो हम आंतरिक दायित्व और साझेदारों के ऋण अग्रिम इनका भुगतान करेंगे। कौन कौन सा भुगतान करेंगे, आंतरिक दायित्व का, फिर साझेदारों के ऋण का,
और फिर अग्रिम का, जो अग्रिम पैसा हमें प्राप्त हुआ है इनका भुगतान किया जाएगा। तीसरा, इसके बाद हम साझेदारों की पूंजी का भुगतान करेंगे, पूंजी वापस करेंगे। चौथा, समस्त भुगतान के बाद यदि कोई शेष बचे, इन्हें बोला सभी भुगतान कर दिया और उसके बाद यदि कोई शेष बचे तो साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। सभी दायित्वों का भुगतान करने के बाद यदि फर्म के पास पैसा बचता है संपत्तियों की विक्रय से, तो उस राशि को साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में क्या करते हैं, हम बांट देते हैं। अब देखेंगे यहां पर अगला पॉइंट क्या है, फर्म के विघटन पर लेखांकन। जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तो हम क्या लेखांकन करते हैं, या फिर ऐसी बात करेंगे कि कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बनाया जाता है वसूली खाता, और इसी वसूली खाते को हम रोकीकरण खाता भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, वसूली खाता, ठीक, और वसूली खाते को ही हम क्या बोलेंगे, रोकीकरण खाता भी कहते हैं। दूसरा, साझेदारों की पूंजी खाते। यदि साझेदारों की पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति पर रखे जाते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाएंगे, और यदि स्थायी पूंजी पद्धति पर रखे जाते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते बनाए जाएंगे। ठीक। तीसरा पॉइंट, इसके बाद पूंजी खाते और चालू खातों के बाद हम साझेदारों के ऋण खाते तैयार करेंगे, जो उनके ऋण खाते हैं उनको बनाया जाएगा। चौथा, सबसे लास्ट में रोकड़ या बैंक खाता तैयार किया जाएगा। सबसे लास्ट में क्या तैयार करेंगे हम, रोकड़ और बैंक खाता, या तो रोकड़ खाता तैयार करेंगे या बैंक खाता। रोकड़ या बैंक खाते का दोनों पक्षों का योग आना ही आपका सवाल का आंसर होता है कि हाँ आपने सवाल सही किया। यदि रोकड़ या बैंक खाते का योग दोनों साइड का बराबर आ जाता है, इसका मतलब है आपने सवाल क्या किया है, सही किया है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो आपके पेपर हॉल में ही आपका आंसर चेक हो जाता है। ठीक। अब देखिए वसूली खाता। वसूली खाता क्या है, हम इसके बारे में समझ लें। सबसे पहले देखेंगे, देख वसूली खाता फर्म के विघटन पर सभी वास्तविक संपत्तियों के खाते, फर्म के विघटन पर सभी वास्तविक संपत्तियों के खाते रोकड़ और बैंक को छोड़कर, कौन से खाते, रोकड़ और बैंक को छोड़कर बंद करने हेतु एवं बाहरी दायित्वों के भुगतान के लिए एक खाता खोला जाता है, जिसे वसूली खाता कहा जाता है। क्या बोल रहा है हमें यहाँ कि फर्म के साझेदारी फर्म के विघटन पर सभी वास्तविक संपत्तियों के खाते रोकड़ और बैंक को छोड़कर, कौन कौन से खाते छोड़ दिए जाते हैं, रोकड़ और बैंक को छोड़कर बंद करने हेतु एवं बाहरी दायित्वों का भुगतान करने के लिए एक खाता खोला जाता है, जिसे वसूली खाता कहा जाता है। इसकी प्रकृति नाम मात्र खाते की होती है, मतलब जो आपका वसूली खाता है वो क्या होता है, नाम मात्र का खाता होता है। इससे आपको लाभ या हानि निकलती है। इसमें संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, और इसके बाद लाभ या हानि की गणना करके साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दी जाती है। ठीक। तो इसमें क्या बोला, पहला तो ये नाम मात्र का खाता है, और संपत्ति के विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है तो हम दायित्वों का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद लाभ हानि की गणना की जाती है और उसको लाभ हानि अनुपात में साझेदारों में बांट दी जाती है। चल, तो ये क्या है आपका वसूली खाता। अब साझेदारी फर्म के विघटन पर कुछ जर्नल एंट्रियां की जाती है। जैसे हमने नए साझेदार फर्म के प्रवेश पर कुछ एंट्रियां लिखाई थी आपको,
है ना। साझेदार के प्रवेश के लिए हमने कुछ एंट्री लिखाई थी, वैसे यहाँ पर भी फर्म के विघटन पर कुछ एंट्रियां की जाती। ठीक, कौन कौन सी एंट्रियां हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। एक मिनट। रिकॉर्ड हो रही थी ना। चल, तो देखिए यहाँ पर साझेदारी फर्म के विघटन पर कुछ प्रविष्टियां की जाती हैं। हम उनकी प्रविष्टियां देखेंगे। जैसे साझेदारी की प्रवेश पर हमने एंट्रियां की थी, वैसे ही फर्म के विघटन पर भी एंट्रियां करते हैं। तो कौन कौन सी है देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में या रोकीकरण खाते में स्थानांतरित करने पर रोकड़ एवं बैंक छोड़कर। तो यहां पर देखेंगे जितनी भी संपत्तियां होती हैं, वो संपत्तियां हमेशा क्या होती हैं, डेबिट। ये आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो संपत्तियां क्या होती हैं, डेबिट। जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो हम सभी संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद कर देते हैं। तो जब संपत्तियां डेबिट होती हैं और हमें इनको बंद करना है, खातों को जब हमें बंद करना है, तो हम क्या करते हैं, संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेबिट में कुछ नहीं है तो वसूली खाता आता है। क्या आता है, वसूली खाता। तो सभी संपत्तियों को क्या लिखा है, समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर रोकड़ एवं बैंक छोड़कर, क्या छोड़ देते अपन, रोकड़ एवं बैंक छोड़कर, तो वसूली खाता डेबिट संपत्ति खाते से क्या होगी एंट्री, वसूली खाता डेबिट संपत्ति खाते से। ये आपकी एंट्री हो। दूसरा, हमने संपत्तियां ट्रांसफर की। अब देखो यहां पर हम ऐसा करते हैं, एक जगह बना लेते हैं। ठीक, ये साझेदारी फर्म है। ये क्या है, साझेदारी फर्म। यहां पर अपन एक गाड़ी बना लेते हैं। ठीक, ये गाड़ी। तो जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्म की सभी संपत्तियों को गाड़ी में भरा और यहां पर ले गए मार्केट में। कहां ले गए, मार्केट। मार्केट ले गए बेचने के लिए। कहां ले जाएंगे, मार्केट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संपत्तियों को भर के कहां ले जाते हैं, मार्केट में लेकर बेचने के लिए। तो सबसे पहले काम हमारा समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर रोकड़ एवं बैंक छोड़कर, तो वसूली खाता डेबिट संपत्ति खाते से। अब दूसरी बार पर, नंबर फर्स्ट पे अपन संपत्ति ले गए, दूसरी बार में हम क्या करेंगे, दायित्वों को ट्रांसफर करते हैं। तो समस्त दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर, लेकिन कौन से दायित्व, बाहरी दायित्व। हम कौन कौन से दायित्व छोड़ देते हैं, आंतरिक दायित्व। तो पूंजी छोड़ देंगे, संचय, लाभ और साझेदारों के ऋण, ये आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। तो आंतरिक दायित्वों को छोड़कर जितने भी बाहरी दायित्व हैं उनको वसूली खाते में स्थानांतरित करने की एंट्री। तो दायित्व जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। दायित्व जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। दायित्व क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब हम इनको बंद करते हैं खातों को, दायित्व खातों को, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो देखो दायित्वों को हमें बंद करना है तो इनको क्या करेंगे, डेबिट। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, वसूली। मतलब इसकी एंट्री होगी दायित्व खातों को, बाहरी दायित्व खातों को बंद करने पर या
दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर, रोकड़, संचय, लाभ और पूंजी छोड़कर। तो क्या होगी, दायित्व खाता डेबिट वसूली खाते से, ये एंट्री होगी। ये एंट्री आपको याद करके आना है कल, है ना। आज 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगी। धीरे धीरे अपन करते जाएंगे, वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने 11वीं क्लास में सीखे हो। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या बोल रहे हैं, संपत्तियों का नगद विक्रय। जब संपत्तियों को हम मार्केट ले गए बेचने, तो उनको बेचा, ठीक, तो संपत्तियों को नगद बेचने पर क्या एंट्री होगी। अब जैसे आपने 11वीं में किया, फर्नीचर बेचा तो एंट्री क्या करते थे, रोकड़ खाता डेबिट फर्नीचर से, लेकिन यहां पर नहीं होगी फर्नीचर से। क्यों, क्योंकि हमने संपत्ति का खाता तो बंद कर दिया। पहली एंट्री में देखो अपन ने क्या लिखा, संपत्ति को स्थानांतरित करने पर संपत्ति के खाते बंद हो गए। तो जब संपत्ति को हम बेचते हैं तो उससे प्राप्त राशि कैसे करेंगे अपन, अब रोकड़ खाता डेबिट या बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से, इसकी एंट्री क्या होगी, रोकड़ या बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। और हम पहले ही बता चुके हैं कि वसूली खाता को हम रोकीकरण खाता भी कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। चौथा पॉइंट, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले लेता है, यदि मान लो कोई संपत्ति, ये भी कार भी एक संपत्ति है व्यापार की। अब साझेदार को पता कि भाई कार की कंडीशन अच्छी है, मार्केट में सस्ती बिक रही, इससे अच्छा हम ही ले ले। तो जब कोई साझेदार कोई संपत्ति ग्रहण करता है, ले लेता है, तो हमें साझेदार से पैसा लेना है। तो जब साझेदार से हमें पैसा लेना होता है तो उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं, डेबिट, मतलब साझेदार का पूंजी खाता डेबिट और वसूली खाते से क्या एंट्री होगी आपकी, जब कोई संपत्ति साझेदार ले लेता है या ग्रहण कर लेता है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से, ये क्या होगी आपकी एंट्री। अगला पॉइंट, पांचवा, दायित्वों का नगद भुगतान करने पर। तो जब दायित्वों का नगद भुगतान करते हैं, क्योंकि दायित्वों के खाते बंद हो चुके हैं, तो अब हम दायित्वों का नाम नहीं लेंगे, तो एंट्री क्या होगी, वसूली खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। क्या एंट्री की जाएगी, वसूली खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। या तो हम नगद देंगे या फिर बैंक से भुगतान करेंगे चेक के माध्यम से। अगला पॉइंट, दायित्वों को साझेदार द्वारा लेने पर। यदि कोई साझेदार दायित्व ले लेता है, ठीक, जैसे संपत्तियां लेते हैं वैसे दायित्व लेते हैं। अब दायित्व क्यों लेते हैं साझेदार, तो कुछ साझेदार देखो कैसे ले लेते हैं दायित्व। जैसे ABC साझेदार है, ABC, और सी की जो पत्नी है ना, सी की जो पत्नी है, छोटी भी बना दी हमने पत्नी की उनकी ना, तो सी की जो पत्नी है, पत्नी ने फर्म को 10,000 रुपए का ऋण दिया था। पत्नी ने क्या किया था, फर्म के लिए 10,000 रुपए का ऋण दिया था। अब फर्म बंद हो रही, तो सी ने क्या कहा फर्म से, क्या आप एक काम करो, इनके दायित्व हम लेते हैं, फर्म के दायित्व मतलब अपनी पत्नी का दायित्व हम ले रहे हैं, आप हमें पैसा दे दो। तो सी ने क्या किया, जब कोई दायित्व जो होता है कोई साझेदार ग्रहण कर लेता है, तब हम एंट्री क्या करेंगे, तो दायित्व क्या होते हैं, क्रेडिट। जब हम उनको बंद करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेबिट, मतलब दायित्व के खाते तो बंद हो चुके। अब हमें एंट्री क्या करना है, तो जब कोई साझेदार दायित्व लेता है तो उसको हमें पैसा देना होता है, और पैसा देना है मतलब साझेदार का पूंजी खाता क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, वसूली खाता, क्योंकि सभी खाते बंद हो चुके हैं, एक ही खाता खुला है आपका वसूली। तो एंट्री क्या होगी, वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से, ये लिखा है। जब कोई साझेदार दायित्व ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से, ये वाली आपकी एंट्री। अगली एंट्री देखेंगे अपन 7वीं, क्या होगा, समापन व्यय का भुगतान करने पर। जब हम संपत्तियों को, दायित्वों को बेचने और भुगतान करने के लिए दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, समापन व्यय, मतलब जब फर्म का समापन होता है तो कुछ खर्चे होते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, विघटन व्यय भी कहते हैं, समापन व्यय भी कहते हैं। तो सीधी सीधी एंट्री है, खर्च है, तो वसूली खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से एंट्री की जाएगी। अगला, वसूली खाते से लाभ होने पर। यदि वसूली खाते से क्या होता है, लाभ होता है,
तो वो लाभ साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, एंट्री हो जाएगी। लाभ होगा तो क्या करेंगे अपन एंट्री, वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से। और यदि हानि हो जाती है, इससे क्या हो जाती है हानि, तो इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे हम, क्या होगी, हमें साझेदारों से हानि का पैसा लेना है तो पूंजी खाते क्या होंगे, डेबिट। तो साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट, वसूली खाते से ये हानि की प्रविष्टि है। देखो वसूली से हानि होने पर क्या होगा, साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट और वसूली खाते से ये एंट्री आपकी की जाएगी। अगला, साझेदारों को अंतिम भुगतान करने पर, अब हमें साझेदारों को अंतिम भुगतान करना है, उनका पैसा पूंजी का ज्यादा है तो हमें पैसा देना है, तो देना है ठीक, तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, मतलब पैसा पेमेंट दे रहे हैं तो पेमेंट कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। जिसकी एंट्री क्या होगी, साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। आप किसी एक का प्रयोग करेंगे, या तो रोकड़ लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, जो भी आपके सवाल में दिया हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चिट्ठे में लिखे रहते हैं रोकड़ या बैंक, दोनों दिए तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगला 11वां, साझेदारों से अंतिम भुगतान प्राप्त होने पर यदि कोई कमी आती है तो साझेदारों से उनसे ले लिया जाता है पैसा। जैसे ज्यादा होने पर हम साझेदारों को दे देते हैं पैसा, वैसे कमी होने पर साझेदारों से हम लाभ हानि अनुपात में ले लेते हैं। तो साझेदारों से यदि हम पैसा ले रहे हैं तो अंतिम भुगतान प्राप्त होने पर रोकड़ या बैंक खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, ये एंट्री आप करेंगे, क्या होगी, रोकड़ या बैंक खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से। तो देखो एक बार और आप चेक कर लें, एंट्री के लिए जर्नल प्रविष्टि बहुत जरूरी है, बिना प्रविष्टि के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे आपके लिए साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख अनिवार्य था और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम अनिवार्य थे, वैसे ही साझेदारी फर्म के विघटन में एक प्रविष्टियां हैं, 11 प्रविष्टियां जो आपको याद होना चाहिए। आपके लिए एक दिन का समय है, आप कल तक वो प्रविष्टियां याद कर लें। अभी हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर रोकड़ और बैंक छोड़कर, तो क्या एंट्री होगी, वसूली खाता डेबिट संपत्ति खाते से। संपत्तियों को स्थानांतरित करने के बाद हम दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करते हैं, तो समस्त दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर पूंजी, संचय, लाभ और साझेदारों के ऋण छोड़कर बाहरी दायित्व बस ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, दायित्व खाता डेबिट वसूली खाते से। तीसरा, हम संपत्तियों को यदि नगद बेच देते हैं, संपत्तियों का कैसा विक्रय हो जाता है, नगद विक्रय हो जाता है, तो रोकड़ या बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। अब जब पैसा आ गया तो उस पैसे से हम दायित्वों का क्या करते हैं, भुगतान कर देते हैं। तो भुगतान करने के लिए क्या होगी, चौथी एंट्री, वसूली खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। जब हम दायित्वों का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, तो क्या होगी, वसूली खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। ठीक, आगे है, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले लेता है, तो यदि कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उससे हमें पैसा लेना है संपत्ति का, तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से, लिखिए एंट्री चौथी। पांचवी हम आपको बता चुके हैं। छठवीं, यदि जैसे कोई साझेदार संपत्ति लेता है वैसे दायित्व भी ग्रहण करता है, तो यदि कोई साझेदार दायित्व ले लेता है तो क्या करेंगे अपन, इसकी एंट्री वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से, क्या होगी एंट्री, वसूली खाता डेबिट साझेदार की पूंजी खाते से। अगला 7वां एंट्री, समापन व्यय होने पर, तो वसूली खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। अगली एंट्री, वसूली से लाभ होने पर, यदि लाभ हो जाता है तो साझेदारों में हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमें लाभ देना है तो पूंजी खाते के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, मतलब वसूली खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, लाभ की एंट्री। हानि की एंट्री लाभ की अपोजिट होगी, यदि वसूली से हानि होती है तो साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट और वसूली खाते से, ये एंट्री अपन करेंगे हानि होने पर। साझेदारों को अंतिम भुगतान करने पर, यदि पूरा दायित्वों का पैसा चुकाने के बाद फर्म में पैसा बचता है तो हम साझेदारों को अंतिम भुगतान कर देते हैं।
तो साझेदारों को अंतिम भुगतान करने पर मतलब पैसा देने पर तो साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से प्रविष्टि की जाएगी, है ना। साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाते से। अगला लास्ट जो है, साझेदारों से अंतिम भुगतान प्राप्त होने पर यदि कम पड़ता है पैसा फर्म में दायित्वों के भुगतान के लिए, सभी संपत्ति बेचने के बाद भी नहीं हुआ तो पैसा यदि कम पड़ता है तो हम साझेदारों से लाभ हानि अनुपात में ले लेते हैं। इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, रोकड़ या बैंक खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते, ये एंट्री आप करना है। ठीक, इस प्रकार से आपकी पूरी एंट्रियां जो हुई वो कंप्लीट हो गई हैं। आप चाहें तो उनकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में, जिससे आप उसको याद कर सकते। ये एंट्री आपकी कंप्लीट। तो आज हमने सिर्फ वसूली खाते की क्या की है, थ्योरी की, और कल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।